हेलो फ्रेंड्स। तो आज का टॉपिक है कॉमनवेल्थ पीरियड, जिसको इंटररेग्नम पीरियड भी कहा जाता है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1649 को और ये तकरीबन 1660 तक चला। और आगे बढ़ते हैं और भी जानकारी लेते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके बारे में, ये जो इंटररेग्नम पीरियड है जिसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं, इसके पिछले जो पीरियड का नाम है उसे कहा जाता है कैरोलाइन एज। और इसके बाद आगे जो आती है पीरियड उसका नाम होता है रेस्टोरेशन एज। तो ये कैरोलाइन एज जो था वो चार्ल्स द फर्स्ट का था। और जो इंटररेग्नम पीरियड है जिसे हम कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं, उस समय कालीन कोई भी राजा इंग्लैंड में नहीं था। और उसके बाद जब रेस्टोरेशन एज आता है तो उस टाइम चार्ल्स द सेकंड आते हैं, जिसका मतलब है चार्ल्स द फर्स्ट का ही जो बेटा होता है वो बन जाता है, जो स्कॉटलैंड का किंग था। तो सीधा सीधा यही मतलब हो रहा है कि कैरोलाइन एज जो है, जिस समय किंग चार्ल्स द फर्स्ट था, तो उसका टाइम था 1625 से लेके 1649। और एक चीज़ बता दूं कि इसी बीच थिएटर भी क्लोज हो गए थे 1642 के पास। और जो किंग थे चार्ल्स फर्स्ट, उनका मानना था कि बिलीव्ड इन डिवाइन राइट ऑफ द किंग। वो खुद को यानी राजा को सर्वोत्तम मानते थे, मतलब सब कुछ के ऊपर है। उन्हीं को पूजना चाहिए, हर इंसान को, हर प्रजा को। वो भगवान को ही सिर्फ जवाबदेही देना चाहते हैं और किसी को नहीं। जनता प्रश्न नहीं पूछ सकती है, क्योंकि ये उन्हीं के अंडर रहना होगा सबको। पूरी प्रजा उनके अंडर रहेगी, मतलब वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये इनका मानना था, चार्ल्स द फर्स्ट का मानना था। तो इसी कारण बहुत सारे क्लैशेस हुए, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, किनके बीच, किंग के बीच और पार्लियामेंटियंस के बीच प्रॉब्लम शुरू हो गई। पार्लियामेंट वाले नहीं मानते थे इस चीज़ को। तो इसका रिएक्शन क्या हुआ? रिएक्शन इक्वल टू हम कह सकते हैं सिविल वॉर हुआ, जो कि ना 1642 से लेकर 1651 तक चलता रहा। और ये लड़ाई किन के बीच चली? ये चली पार्लियामेंटेरियंस वर्सेस चार्ल्स द फर्स्ट, यानी कि राजा के साथ राउंड हेड। जो पार्लियामेंटेरियंस थे, मतलब जो पार्लियामेंट वाले थे, उनको राउंड हेड भी कहा जाता था। तो इस बीच जो राउंड हेड थे यानी पार्लियामेंट वाले थे, उन्होंने न्यू मॉडर्न आर्मी को गठन किया, मतलब इसकी स्थापना की। और ये जो है ये ओलिवर क्रामवेल के अधीन हुआ, मतलब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यानी कि सीधी सीधी बात कही जा सकती है कि जो न्यू मॉडर्न आर्मी है वो, उसका लीडर कौन है? तो कहेंगे ओलिवर क्रामवेल। और ये वाली आर्मी यानी कि ओलिवर क्रामवेल की आर्मी पूरे तरीके से चार्ल्स द फर्स्ट के अगेंस्ट में थी। तो इसका रिजल्ट ये निकला कि 1648 को किंग को कैप्चर कर लिया गया और उन्हें इम्प्रिजन कर दिया गया, यानी उन्हें बंदी बना के जेल में डाल दिया गया। तो जो पार्लियामेंट वाले थे वो लोग चाहते थे कि किंग को मार दिया जाए, मगर वहाँ पे पार्लियामेंट में एक और हाउस होता है जिसको कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड। वो डिसएग्री कर बैठे, क्योंकि वो राजा के तरफ से थे, यानी कि दो पार्ट में बटा हुआ था। तो उन्होंने डिसाइड किया 1940 सॉरी 19 नहीं होगा 1648 में उन्होंने इनको हटा दिया, हाउस ऑफ कॉमन को रख दिया और हाउस ऑफ लॉर्ड को हटा दिया। यानी कि हम कह सकते हैं कि उस टाइम उसको रंप पार्लियामेंट कहा गया। सीधी बात यही है कि रंप पार्लियामेंट का अर्थ होगा जिसमें हाउस ऑफ कॉमन रहेगा, हाउस ऑफ लॉर्ड नहीं रहेगा। यानी राजा के जो ग्रुप वाले लोग थे वो नहीं रहेंगे यहाँ पे, केवल उसके अगेंस्ट वाले लोग ही पार्लियामेंट में रहेंगे। इसका मतलब डिसीजन यही आने वाला है कि अगले साल 1649 को चार्ल्स पे चार्जेस लगाए जाते हैं, मर्डर के, डैमेज के, नुकसान किया है देश के लिए। तो उन पे ये सब चार्जेस लगाए जाते हैं और उन्हें कोर्ट में पेश किया जाता है। और उनसे ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपने डिफेंस में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। मगर राजा घमंडी था, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं सिर्फ भगवान को ही जवाबदेही हूँ और किसी को नहीं, केवल भगवान को ही जवाब दूंगा। तुम लोग कौन होते हो मुझे रोकने वाले, और किस अधिकार से तुमने मुझे यहाँ इस कटघरे में रखा है? तो ये जो केस है वो तकरीबन 3 दिनों तक चलता है। उसके बाद 59 जजेस इस निर्णय पे आते हैं, और साथ ही साथ उसमें 59 जजेस में ओलिवर क्रामवेल भी शामिल थे, जिन्होंने साइन किया था
जो राजा के डेथ वारंट पे यानी चार्ल्स द फर्स्ट के डेथ वारंट पे साइन करवाया गया सबसे, उसमें तीसरे नंबर पे साइन करने वाले थे ओलिवर क्रामवेल, और साथ ही साथ उनके साथ 58 और भी जजेस थे जिन्होंने साइन किया था, और ये निर्णय लिया गया था कि उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। और 30 जनवरी 1649 को उनको बिहेड किया गया, मतलब उनका सर कलम किया गया, उनके सर को काट दिया गया, और इंग्लैंड को घोषित किया गया कॉमनवेल्थ। यानी कि अब पूरे देश को रंप पार्लियामेंट चलाएगी, हाउस ऑफ कॉमन चलाएगी। तो जब राजा का शासन खत्म हो गया, मोनार्की खत्म हो गई, तो यहाँ पे पार्लियामेंट का शासन शुरू होता है, जिसमें लीडिंग करते हैं, लीडिंग मेंबर में थे ओलिवर क्रामवेल। तो 1649 से लेकर 1653 तक यहाँ पे पार्लियामेंट के जो लीडर थे, मेन हेड थे, वो थे ओलिवर क्रामवेल। अब ये सिलसिला और भी आगे बढ़ता है, ये स्कॉटलैंड को भी कॉमनवेल्थ में डाल देते हैं, यानी कि जो चार्ल्स द सेकंड थे, मतलब चार्ल्स द फर्स्ट के जो पुत्र थे, उनको भी हटा दिया जाता है उनके इलाके से, उनके एम्पायर से। उनका एम्पायर था स्कॉटलैंड वाला, मतलब वो इंग्लैंड के ऊपर वाले पार्ट में था। तो स्कॉटलैंड के राजा थे, तो वहाँ को भी पार्लियामेंट दखल कर लेता है और कॉमनवेल्थ उसे भी घोषित कर दिया जाता है। और जो राजा था यानी चार्ल्स द सेकंड, उन्हें भी वहाँ से भगा दिया जाता है। वो चले जाते हैं फ्रांस 9 सालों के लिए, और फिर बाद में वापस आते हैं 9 साल बाद, मगर इसके बीच भी बहुत सारी चीज़ें घटती हैं। तो 1651 में हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड, स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड सभी के सभी कॉमनवेल्थ में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, यानी कि यहाँ पे मोनार्की नहीं है, अभी पार्लियामेंट का शासन चल रहा है। मगर सिलसिला जब और भी आगे बढ़ता है, तब धीरे धीरे यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती है। यहाँ के जो रंप पार्लियामेंट थे वो डिसऑर्डर में चल रहे थे, मतलब ठीक ठाक वो ऑपरेट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे थे, सब अपने अपने बारे में सोच रहे थे, जितने भी वहाँ पे लीडर्स थे। तो अब तक तो ये पार्लियामेंट चल रहा था, मगर 20 अप्रैल 1653 को ओलिवर क्रामवेल फेडअप हो जाते हैं इस डिसऑर्डर की वजह से। तो वो एक सोल्जर का ट्रूप भेजते हैं पार्लियामेंट में, और पूरे पार्लियामेंट को डिसमिस कर देते हैं, और जो रंप पार्लियामेंट था उसे बाई फोर्स निकाल दिया जाता है, और वहाँ के जो जजेस भी थे उनको भी वहाँ से हटा दिया जाता है, उनके चेयर से हटा दिया जाता है, और कहा जाता है फूल्स बबल। यानी कि अभी जब राजा चला गया, मोनार्की ख़त्म हो गई, उसके बाद पार्लियामेंट इंटर करता है, और अभी आने वाला है यहाँ पे डिक्टेटरशिप। यानी कि हम कह सकते हैं अभी पहली बार यहाँ पे मोनार्की ख़त्म होकर डिक्टेटरशिप भी आ गया। तो ओलिवर क्रामवेल को वहाँ पे लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड कहा जाने लगा। उन्होंने अपने को ही यहाँ का राजा तो नहीं कहा, खुद को कहा लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड। ये समय था 1653 से लेकर 1658 तक, प्रोटेक्टोरेट पीरियड। और इस समय को हम कह सकते हैं प्रोटेक्टोरेट पीरियड, जिसमें हेड जो था वो राजा नहीं था बल्कि क्रामवेल था। मीन्स वी कैन से दैट हेड ऑफ द स्टेट लाइक किंग। तो आपको इस बात पे ध्यान रखना होगा कि प्रोटेक्टोरेट पीरियड कब से कब तक था। तो ये था 1653 से लेकर 1658 के बीच, यानी कि ये जो टाइम है वो कॉमनवेल्थ के बीच में ही आ जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ओलिवर क्रामवेल की डेथ हो जाती है, तो उसका बेटा जो है वो बन जाता है सेकेंड लॉर्ड प्रोटेक्टर, जिसका नाम था रिचर्ड क्रामवेल। तो जब ये समय चल रहा था प्रोटेक्टोरेट पीरियड यानी कि कॉमनवेल्थ पीरियड के बीच का एक और पीरियड, तो इस टाइम का जो सोशल लाइफ था वो किस टाइप का था, या हम सीधी सीधी बात कहें कि कॉमनवेल्थ पीरियड में कैसा समाज था, तो इसके लिए हम कहेंगे कि थिएटर्स क्लोज हो गए थे पूरे तरीके से, मतलब थिएटर आर क्लोज्ड फॉर 18 ईयर्स। और ये पहले से ही हो चुका था बंद, 1642 में ही बंद हो चुका था ये। हालांकि जो टाइमिंग हम कह रहे हैं वो है 1649, मगर 1642 से ही ये थिएटर क्लोज हो गए थे और 1660 तक ये बंद रहा। और एक कड़क नियम ये था कि संडे के दिन आप कोई भी काम नहीं करेंगे, कोई भी प्ले नहीं होगा, कोई नाट ओनली प्रे होगा, प्रेयर चलेगा।
आपको कंपलसरी है, आपको चर्च में आना ही पड़ेगा और प्रे करना ही पड़ेगा। ठीक है, जितने भी नेक्स्ट पॉइंट जो है, जितने भी फेस्टिवल्स थे उन सबको बैन कर दिया गया। ठीक है, और लाइफ में सबसे ऊपर रिलीजन को रखा गया था। यहाँ पे किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग नहीं हो सकता है, आप शराब नहीं पी सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस एक्टिविटीज़ ही कर सकते हैं। इसके अलावा कलरफुल ड्रेस नहीं पहन सकते, लड़कियों को मेकअप नहीं करना होगा, वो मेकअप बैन हो गया था। फुटबॉल, रेसिंग मतलब हॉर्स रेसिंग और रेसलिंग, ये तीनों को ही बैन कर दिया गया था। जैसे कि पहले लोग मंथली, हफ्ते में नहीं, महीने में एक बार फीस्ट किया करते थे, मगर अब ये उल्टा हो गया है कि मंथली आपको एक फास्ट करना पड़ेगा, मतलब उपवास करना पड़ेगा महीने में एक बार, ये कंपलसरी हो गया था। और ओलिवर क्रामवेल ने पूरे इंग्लैंड को 11 एरियाज़ में डिवाइड करके रखा था और वहाँ पे अपने गवर्नर्स को रख दिया था, क्या अपॉइंट कर दिया गया था, ताकि वो चेकिंग कर पाए, वो इंस्पेक्शन कर पाए कि कहाँ पे सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं, जो जो कानून लगाए गए हैं वो सब ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, हर कोई चर्च जा रहा है कि नहीं, कोई अगर गैम्बलिंग कर रहा है तो उसे सज़ा दी जाती थी। और एक जो इम्पॉर्टेंट पार्ट था वो आयरलैंड के लिए है, क्योंकि आयरलैंड में कैथोलिसिज्म था, मतलब वहाँ के लोग कैथोलिक क्रिश्चियनिटी पर बिलीव करते थे और इंग्लैंड के लोग प्रोटेस्टाइन थे। तो ओलिवर क्रामवेल कैथोलिक्स को पसंद नहीं करता था, इसलिए वो उनके ऊपर अत्याचार करता था। बहुत सारे बच्चों को उसने स्लेव बनवा लिया था और बहुत सारे लोगों को मास किलिंग किया था, मतलब बेहद बुरी तरीके से वो लोगों को जान से मार देता था। 1658 को क्रामवेल की डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं सितंबर महीने में, और उनको दफनाया जाता है वेस्टमिनिस्टर एबे में, जहाँ पे बड़े बड़े राजाओं को, रानियों को दफनाया गया है। इज्जत के साथ उसे वहाँ दफनाया जाता है और उसके बेटे यानी रिचर्ड क्रामवेल को बनाया जाता है सेकंड प्रोटेक्टर ऑफ द स्टेट। बट वो अपने पिता की तरह सक्षम नहीं था, वो ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रहा। ही वॉज फोर्स्ड टू रिज़ाइन इन 1660, मतलब 1660 में उसे रिज़ाइन करने को मजबूर किया गया। और 9 साल बाद 1660 को चार्ल्स द सेकंड को फिर से रिटर्न किया जाता है, मतलब बुलाया जाता है और फिर से मोनार्की रीगेन किया जाता है। तो इसी कारण फिर से रिस्टोर किया जा रहा है मोनार्की को, तो उस वक्त उसे रेस्टोरेशन एज कहा गया। तो तकरीबन 12 साल हो गए थे, यानी एग्जैक्ट 12 साल बाद 30 जनवरी 1661 को क्रामवेल के डेड बॉडी को फिर से रिमूव किया जाता है वेस्टमिनिस्टर एबे से, मतलब वो जहाँ दफनाया गया था। तो चार्ल्स द सेकंड आके वो बदला लेना चाहता है, तो वो अपने पिता के बदला को लेने के लिए वो क्या करता है, वेस्टमिनिस्टर एबे से उस क्रामवेल के डेड बॉडी को निकालता है और उस डेड बॉडी को निकाल के उसका सर कलम करता है, काटता है और उसे तकरीबन 20 फीट ऊपर स्पाइक पे खड़ा कर देता है, मतलब एक डंडे जैसा चीज़ पे, या स्पाइक सीधे किसी रॉड को भी कहा जा सकता है, तो उस पे वो लटका देता है ताकि लोग उसे देख पाए, उसे डिस्प्ले करता है उसके सर को काट के। और साथ ही साथ जो 59 जजेस थे उसमें से एक को तो उसने निपटा दिया, और बाकी जो थे उन पर भी अत्याचार करता है, वो बदला लेता है अपने पिता के हत्या का, जिन्होंने उसके पिता के डेथ वारंट पे साइन किया था। जो ज़िंदा थे उन्हें वो मारता है, और जो कब्र में थे उन्हें कब्र से निकाल के अपमानित करता है। जिस तरह से क्रामवेल के डेड बॉडी को उसने एक गड्ढे में फेंक दिया था, उसी प्रकार सारे के सारे डेड बॉडीज़ को वो फेंक देता है निकाल के। अब बात करते हैं कि क्रामवेल की फ्यूनरल पे कौन कौन से महान ग्रेट लिटरेरी आर्टिस्ट वहाँ पे प्रेजेंट थे उनके फ्यूनरल पे। तो सबसे पहला नाम आता है एंड्रयू मार्बल का, सेकंड आता है जॉन ड्राइटन और थर्ड है जॉन मिल्टन। तो एंड्रयू मार्बल ने क्या लिखा था? एंड्रयू मार्बल ने लिखा था एन होरेशियन ओड अपॉन क्रामवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ओलिवर क्रामवेल के मौत पे उन्होंने क्या लिखा था, तो ये आपको याद रखना है, एन होरेशियन ओड अपॉन क्रामवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। और नेक्स्ट जो है ड्राइडन ने क्या लिखा था, हीरोइक स्टैंजा लिखा था। और साथ ही साथ और एक बात बता दूं, जो ड्राइडन था वो हर बार अपना
पेज बदलता रहता था, अपने कैरेक्टर को इमेज को बदलता रहता था, जैसा जो एम्परर आ जाए उसी का वो सपोर्ट लेने लगता था। आखिर अपने लास्ट एज में वो थोड़ा चेंज हो गया था, मगर बाद में जब चार्ल्स द सेकंड भी आता है तो उसके लिए भी वो लिखता है एस्टेरा रिडक्स। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा कि चार्ल्स द सेकंड के लिए एस्टेरा रिडक्स लिख रहे हैं और ओलिवर क्रॉमवेल के लिए हीरोइक स्टैंजा लिख रहे हैं। और जॉन मिल्टन के बारे में कह दूँ तो उन्होंने सोनेट 16 लिखा था। तो इस कॉमनवेल्थ पीरियड में कौन कौन से मेजर राइटर्स थे उन्हें भी आप जान लीजिए। तो सबसे पहला नाम आएगा, सबसे बड़ा नाम वो आएगा जॉन मिल्टन का। उसके बाद आते हैं थॉमस होबेस, नेक्स्ट है इज़ैक वॉल्टन, नेक्स्ट इज़ जेरेमी टेलर और थॉमस फुलर। तो यहाँ पे आपको ज़रूर ये पता होगा कि यहाँ पे सबसे जो महान कवि थे वो थे जॉन मिल्टन। आपको यहाँ पे कोई भी प्ले राइट नहीं दिखेंगे, क्योंकि इस समय पे प्ले पूरी तरीके से बैन था। तो आपको रेस्टोरेशन एज तक का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब कोई प्ले राइट आ रहा है। तो इससे पहले मतलब जब वो रेस्टोरेशन पीरियड के आगे वाला जो क्राउनवेल का टाइम था, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंटररेग्नम पीरियड या फिर हम कहें कॉमनवेल्थ पीरियड, इस बीच कोई भी लेखक नहीं था जो प्ले लिखा करता था, यानी ड्रामा लिखा करता था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कॉमनवेल्थ पीरियड के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि नए नए वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।